गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग इतिहास में चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन चलाना, कैसे अंग्रेजों ने अपना शासन चलाया जब 1764 में बक्सर युद्ध जीतने के बाद पूर्णतः बंगाल पर इनका स्वयं अपना नेतृत्व हो गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से इन लोगों ने व्यापार में वहाँ के जो मुगल बादशाह है उससे छूट ली और तरीके से सारे काम किए। इस समय हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से नील की जो मांग थी यूरोप में या पूरे विश्व में, वो थी नील एक प्रकार का रंग है जो सूती कपड़ों की रंगाई के लिए सबसे अच्छा साधन था। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन या जो कपड़ों पर चढ़ने का जो तरीका है वो बहुत ही पक्का और अच्छा था। चढ़ने गाँव में चटक भाषा बोलते, बहुत तेज था, बहुत अच्छा रहता था। इसी के तहत इसकी मांग यूरोप में और अन्य देशों में भी बहुत ज़्यादा थी। आज का हम लोग का जो टॉपिक है बच्चों वो पढ़ना है रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयत मतलब कई लोगों का समूह। रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिकों जो थे वो रैयतों के साथ एक अनुबंध या सट्टा करते थे। इस कई बार वे गांव के मुखियों को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कराते थे और उन्हें नील खेती उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। यानी आपके पास 3 बीघा है तो 1 बीघा पे, या 4 बीघा है तो 1 बीघे पे आपको खेती करनी ही है नील की, ठीक है ना। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का सारा काम किसान या काश्तकार का होता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया बीज को नया कर्ज मिल जाता था, जो यह चक्र दोबारा चलता था। चित्र में दिखाया गया है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल के जो मजदूर थे वो नील की खेती में काम करते थे। भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांश पुरुष ही करते थे। चित्र में दिखाया गया है खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं, क्या नील के पौधे जो हो रहे हैं फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए नील का उत्पादन कैसे होता था, इसके बारे में देखेंगे। देखिए एक मीटर है, वाट है, बनता है। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना, जिसमें ये चित्र किसने बनाया है, विलियम सिम्पसन का चित्र है 1863 में। नील का पौधा को हौद तक कौन ले जाता था, औरतें ले जाती थी। हौद ये जो बने हैं छोटे छोटे टैंक जिसे बोलते हैं हौद बोलते हैं, और इसी हौद से पानी ये क्या भरा जाता था, नील भरा जाता था, ठीक है। और देखिए हौद में हिलाने के लिए एक बड़ा डंडा होता था, जो मजदूर क्या करता था वो पैडल या ट्रैगल हिलाता था। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित वैट्स जिसे हौद बोला जाता था पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का काम अलग अलग होता था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटे तक क्या करा डुबाया जाता था। इस हौद को फिर किड़वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौध किड़वित हो जाता था तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे, यानी पानी गर्म था। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल कर अलग कर दिया जाता था और इस जो द्रव्य को हो उसे दूसरे हौदे में छान कर डाल दिया जाता था। जो दूसरा हौदा पहले हौदे से ठीक नीचे रहता था, अप डाउन करके ऐसे रहता था। दूसरे हौद जिसे बीटर वाट के नाम से जाना जाता था, इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता। पैडल था चलाने के लिए, हाथ से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूना का पानी डाला जाता था, जिससे धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल जाता था। द्रव्य को छान कर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमीन नील की गाद, नील की लुगदी जिसे कहते थे, को दूसरे कुंड जिसे निथारान कुंड के में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा लिया जाता था और सुखा के उसका पैकिंग कर दी जाती थी। बिक्री के लिए नील तैयार कर रहे हैं। देखिए ये जो है किड़वन, ये डंडा है जो इसे क्या करते थे, उस गड्ढे में या हौद में नील को हिलाया जाता था। यहाँ
आप उत्पादन की आखिरी व्यवस्था देख सकते हैं कि दबाकर साँचों में ढाला जा रहा है। नील की लुगदी को काट कर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर उन टुकड़ों को सुखाने के लिए दूसरी जगह ले जा रहा है। ठीक है, शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत ही कम थी। कर्जों का सिलसिला कभी खत्म होने वाला ही नहीं था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह और उसके बाद इसीलिए इसका बहुत से किसानों ने विरोध किया। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी मना कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। मकान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के आने वाले गुमसादा जो एजेंट थे, उनकी भी खूब पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लिए के लाठियालों, लाठीधारी और गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे कि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली। इसमें से कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत ही दमनकारी थी। यही नील की खेती ही बिहार में थी, जिसे तिनकठिया कानून कहा जाता था, जिसका विरोध करने आपके महात्मा गांधी गए थे और पहले बार भारत में आमरण अनशन, जिसे चंपारण कहते हैं, वहाँ पे किया था। ठीक है ना। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखिया का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं ने नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए थे, उन्होंने हाल में ही किसानों को इकट्ठा किया, लाठियालों के साथ अपने लड़ाइयाँ लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार भी इस बात से परेशान थे कि बागान मालिक की ताकत बढ़ती जा रही है और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते हैं। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार इस संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। अब जब नील की खेती करने वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एसएल ईडन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों को में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती, अत्याचार की व्यापक व्यवस्था के बारे में लिखा भी। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती की उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा जो अनुबंध है वो पूरा करें, लेकिन आगे वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धाराशाही हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं शताब्दी के आखिर में कृत्रिम रंगों का भी निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ और फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। अब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट चुके थे और उन्होंने बिहार के किसान रामचंद्र शुक्ल के आह्वान पर चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का मौका मिला और अप्रैल 1917 में उन्होंने नील बागानों के खिलाफ
चंपारण आंदोलन शुरू किया। भीख मांग लूंगा लेकिन नील की खेती नहीं करूंगा। देख लीजिए, चांदपुर थाना हरदी के एक नीलकार काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला के कुछ सवालों का जवाब इस तरह दिए। WH सीटनकार नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, केवल नील की खेती नहीं करूँगा। एक ऐसी बात है, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक। इसके क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे।